स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जनता के हित में बड़ा फैसला लिया है। आमजन की तरह ही मुख्यमंत्री भी ट्रैफिक में चलेंगे और उनके लिए ट्रैफिक को रोका नहीं जाएगा, न ही डाइवर्ट किया जाएगा। अब लाल बत्ती पर भी सीएम का काफिला रुकेगा। सीएम के रूट पर ट्रैफिक को नहीं रोका जाएगा। लोगों की परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की ओर से ये निर्देश जारी किए गए हैं। वीआईपी मूवमेंट पर लगने वाले जाम से अब लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सिक्योरिटी सीएम की गाड़ी के चारों तरफ चलेगी। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से ये जानकारी साझा की गई है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आमजन के हित में ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अब आम आदमी की तरह ट्रैफिक में चलेंगे। और राजस्थान क्रिकेट की सियासत में बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ के बेटे की एंट्री क्या किसी को खल रही है? क्योंकि चूरू से राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के बाद भी मान्यता नहीं पा सके। जीतने के बाद भी क्रिकेट की सियासत की दौड़ में शामिल नहीं हो सके। ये देखिए। आरसीए में पराक्रम की एंट्री पर रात। पराक्रम की एंट्री पर मान्यता नहीं। चूरू से जीता है अध्यक्ष पद का चुनाव। आरसीए सचिव ने चुनाव को नहीं दी मान्यता। जी हां, राजस्थान में क्रिकेट की सियासत भी अब दिलचस्प होती जा रही है। आरसीए में बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह ने चूरू जिला संघ में निर्विरोध अध्यक्ष पद जीतकर आरसीए की सियासत में अपना दखल बना लिया। लेकिन आरसीए सचिव ने चुनाव को ही मान्यता नहीं होने की बात कही है, जिसके बाद पराक्रम सिंह ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस चुनाव को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। मेरे को तो कोई पेच फंसा हुआ कहीं दिख नहीं रहा है जी। और आप किस पेज की बात कर रहे हैं, आप थोड़ा खुलासा कीजिए। जी, दरअसल आरसीए को चूरू क्रिकेट संघ के चुनाव को मान्यता नहीं मिली है, ये साफ तौर पर कहा गया है। बिल्कुल गलत है। ये अगर कोई कह रहा है जी तो बहुत बेबुनियाद और झूठी बात बोल रहा है। आरसीए के खुद के वाइस प्रेसिडेंट तो ऑब्जर्वर बन के आए थे और आरसीए के प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर से ये चुनाव हुए हैं। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो रहा है। तो इस चुनाव को तो कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। तो वहीं आरसीए उपाध्यक्ष शक्ति सिंह राठौड़ ने कहा कि चूरू का चुनाव पूरी तरह संवैधानिक है। आरसीए ने सर ऑब्जर्वर नियुक्त किया या नहीं किया, ये बात एक अलग है, ये एक चर्चा एक अलग होगी। मेरे पास में जिला क्रिकेट संघ चूरू के सेक्रेटरी सुशील जी शर्मा साहब का फोन आया था। तो उन्होंने कहा कि शक्ति बना, सेक्रेटरी साहब कॉल नहीं उठा रहे हैं, 3-4 दिन से मैं कॉल कर रहा हूं, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर भेजना है। मेरे से उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी। मैं वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मैं अपना खुद का दायित्व समझता हूं कि किसी भी जिला संघ के अंदर कोई भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। सारे जिला क्रिकेट संघ बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। अगर किसी जिला क्रिकेट संघ जो सही है, अगर उसको मदद चाहिए तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अपनी सहमति उसमें दर्ज कराता है और उसके साथ में खड़ा रहता है। आपको बता दें कि आरसीए में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के पुत्र धनंजय सिंह नागौर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बने हुए हैं। तो वहीं आरसीए में मौजूदा अध्यक्ष पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का कार्यकाल दिसंबर 2025 तक है। दिसंबर 2022 में ही उनके दूसरे कार्यकाल की भी शुरुआत हुई थी। लेकिन सरकार बदलने के बाद से ही आरसीए के क्रिकेट में भी चर्चाएं तेज रही है कि आरसीए में भी सत्ता में बदलाव महसूस किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ भी सरकारें बदलने के साथ एडहॉक कमेटी बनाने का रिवाज सा रहा है। साल 2005 में
आरसीए की सत्ता में रुंगटा परिवार था, तब भी एडहॉक कमेटी बनाकर चुनाव करवाए गए और ललित मोदी को अध्यक्ष लाया गया था। एडहॉक कमेटी बनाने का रिवाज क्या है, जरा समझिए। 2005 में एडहॉक कमेटी बनाकर ललित मोदी अध्यक्ष बने। 2009 में एडहॉक कमेटी बनी, संजय दीक्षित अध्यक्ष बने। 2009 में फिर से चुनाव हुए, तब सीपी जोशी अध्यक्ष बने। 2017 में आरसीए के चुनाव में कांग्रेस के नेता सीपी जोशी जीते। 2018 में बीजेपी नेता विनोद सारण के नेतृत्व में कमेटी बनी। कांग्रेस सरकार ने एडहॉक कमेटी को 2018 में भंग किया। 2019 में चुनाव हुए, वैभव गहलोत आरसीए के अध्यक्ष बने। प्रदेश में सरकार बदलने और बीजेपी की सत्ता में वापसी के बाद से ही आरसीए में भी बदलाव की चर्चाएं सामने आई हैं। भले ही फौरी तौर पर ऐसी कोई कवायद सामने नहीं आई हो, तब भी वैभव गहलोत के तख्त पर कई निगाहें जमी हुई हैं, जो आगे चलकर आरसीए का भविष्य तय करेंगे। महेश दादीज, न्यूज़ 18 जयपुर। और आरसीए से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, खेल परिषद ने राजस्थान क्रिकेट संघ को चिट्ठी लिखी है। एक और चिट्ठी लिखी गई है खेल परिषद की ओर से। खेल परिषद के मैच फीस, बिजली बिल चुकाने के लिए चिट्ठी लिखी गई। 5 करोड़ की मैच फीस और 3 करोड़ का बिजली बिल बकाया है, जिसे लेकर आरसीए को एक और चिट्ठी लिखी गई है। राजस्थान क्रिकेट से बकाया भुगतान करने के लिए कहा गया है। खेल परिषद और आरसीए के बीच करार समझने के लिए भी कहा गया है। आरसीए को तुरंत बकाया भुगतान देने के लिए कहा गया है। तो एक और चिट्ठी खेल परिषद की ओर से लिखी गई है आरसीए को। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बकाया भुगतान को जल्द से जल्द देने की मांग की गई है और इसी को लेकर ये खत लिखा गया है। के साथ एमओयू 21 फरवरी 24 तक प्रभावी था, आज समाप्त हो रहा है। आरसीए ने एमओयू को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञापन दिया है। एमओयू सरकार द्वारा किया गया था, हमने उनके ज्ञापन को सरकार को भेजा है, वहाँ से भी कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए। जैसे भी हमें निर्देश प्राप्त होंगे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। हमें तो हमेशा से ही इस पे सरकार का था, उनको उपयोग करने के लिए दिया हुआ है। जो भी आगे परिस्थिति बनेगी उसके अनुसार से हम कार्रवाई करेंगे। गत 5 वर्षों में जो मैच फीस के रूप में जो राशि है वो करीब 5 करोड़ रुपए के करीब। तो वहीं खेल परिषद आरसीए के बीच एमओयू खत्म होने के बाद आरसीए की मौजूदा कार्यकारिणी पर संकट गहरा गया है। ऐसे में खेल परिषद एसएमएस स्टेडियम को अपने अंडर में लेगा। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के नेतृत्व में चल रही आरसी की मौजूदा कार्यकारिणी पर इस समय में संकट गहराए हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के नेता जहां राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की सियासत में एंट्री कर चुके हैं, तो दूसरी तरफ आरसीए का एमओयू खत्म हो चला है। इस लिहाजा एसएमएस स्टेडियम अभी आरसीए के पास में नहीं है और जो क्रिकेट गतिविधियां हैं वो अब आरसीए इस स्टेडियम के बूते नहीं करा सकता है। इसका असर आगामी दिनों में होने वाले आईपीएल पर भी पड़ सकता है। ऐसे में आरसीए के कार्यकारिणी पर पसोपेश की स्थिति बनी हुई है और अब सरकार के पाले में आरसी की सियासत की गेंद है। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। और रुक करेंगे इस बीच दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर का। आरएसएस की लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी बैठक होने वाली है। आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की नागपुर में एक बड़ी बैठक होगी। 15, 16 और 17 मार्च को नागपुर में यह बैठक होने वाली है। प्रतिनिधि सभा में 36 संगठनों के 1400 प्रतिनिधि शामिल होंगे। बीजेपी से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां बेहद तेज कर दी गई हैं, क्योंकि अब बेहद कम वक्त बचा। ऐसे में आरएसएस की ओर से एक और बड़ी बैठक। और खबरों में आगे बढ़ते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से चुनाव में सभी 25 सीटें जीतने का दावा किया। साथ ही स्कूलों में ड्रेस कोड को लेकर कहा कि स्कूल में आना है तो स्कूल ड्रेस कोड का पालन करना होगा। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा।
मेरे पास तो आज तक एक भी व्यक्ति ये कहने नहीं आया कम ड्रेस पहनकर विद्यालय में नहीं जाएंगे या हमारा बेटा विद्यालय में ड्रेस पहनकर नहीं जाएगा। इसलिए मैं नहीं मान सकता कि कहीं विवाद हुआ हो। मैं तो देखो हिजाब के खिलाफ हूं ही नहीं। अपने जीवन में कोई भी कैसी भी ड्रेस पहने, लेकिन विद्यालयों में तो विद्यार्थी के नाते यानी छात्र के नाते जो आएगा उसको ड्रेस यानी गणवेश यानी पोशाक पहनकर ही आना पड़ेगा। और लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस बीच बड़े नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। प्रदेश में पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बीजेपी में शामिल होने के बाद अगले सप्ताह कांग्रेस के कई और दिग्गजों के बीजेपी का दामन थामने की बात कही जा रही। इस रिपोर्ट में देखिए। न नीति न आधार, भविष्य है अंधकार। पार्टी टूटन की ओर है, नेतृत्व विहीन हो चुकी है। बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं। डूबती नैया है कांग्रेस, किनारा कर रहे समझदार। और जब मैं इसमें आज सम्मिलित हो गया, ये पीछे वाला हमारा परिवार है, एक हुजूम के साथ में आएगा, हुजूम के साथ। सही साबित हो रहा खटका, कांग्रेस को झटके पर झटका, जीत का फुल प्रूफ प्लान। बीजेपी का मिशन राजस्थान। आदरणीय महेंद्रजीत मालवीय आए हैं और अन्य लोगों की चर्चा चल रही है। आगे आगे देखते हैं होता क्या है। सोमवार को जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर था। असली पिक्चर तो किस्तों में रिलीज हो रही है। कांग्रेस के साथी बारी बारी से बिछड़ रहे हैं या फिर बिछड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो मैं भी एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, सुख दुख और भलाई कहाँ हो सकती है इसको समझ सकता हूँ मैं, और इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा स्वार्थ है वागड़ और मेवाड़ का विकास हो। कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने के बाद बुधवार को पहली बार महेंद्रजीत सिंह मालवीय बांसवाड़ा पहुंचे। उनके पहुंचते ही बांसवाड़ा जिले में कांग्रेस के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने की सुगबुगाहट तेज हो गई। पार्टी के तमाम साथियों को, विधायकगण हैं, विधायक के प्रत्याशी रहे हैं, संगठन के साथी हैं, इन सबको लेकर साथ में लेकर लोकसभा के चुनाव के अंदर हम काम करें। और जिस तरह से मोदी साहब ने भगवान राम का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की है, जिससे देश के अंदर एक वातावरण बना है, उस वातावरण को पूर्ण रूप से हम लोकसभा के अंदर बनाएं और अच्छे से अच्छे वोटों से इस लोकसभा की सीट को जीते। वहीं आने वाले समय में आनंदपुरी और बागी दौरा सहित अन्य पंचायत समिति के कई सरपंच, प्रधान और जिला परिषद सदस्य भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन्हें जिला स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अगुवाई में सदस्यता दिलाई जाएगी। इसके लिए आने वाले समय में कार्यक्रम बनाया जा रहा है। मालवीय ने कहा कि वो न सिर्फ बांसवाड़ा, डूंगरपुर बल्कि गुजरात और मध्य प्रदेश से भी कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं को बीजेपी में शामिल कराने को लेकर रणनीति बना रहे हैं, जिसका सीधा असर आने वाले लोकसभा चुनावों में नजर आएगा। नकारात्मक छवि निरंतर बनाने से और सिर्फ मोदी जी को अपशब्द या गाली बोलने से जो नेता है और जो पब्लिक के नेता है वो उसे त्रस्त होकर के कांग्रेस को छोड़ रहे हैं और बीजेपी में आ रहे हैं। और हम लोग भी उन सब का स्वागत करते हैं जो मोदी जी की नीति, मोदी जी की रीति, भाजपा की कृति और वृत्ति और भाजपा के कार्यों में विश्वास कर बिना शर्त हमारे साथ राष्ट्र निर्माण में आ रहे हैं। हमारे लिए राजनीति सर्वोपरि नहीं, हमारे लिए राष्ट्र निर्माण सर्वोपरि है और उसके तहत हमारे साथ है, तो उनका स्वागत है। 2024 के चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाती चली जा रही है।
बात सिर्फ कुनबा बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। चुनावी समर में जुटी बीजेपी किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसकी झलक तब देखने को मिली थी जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर के दौरे पर आए थे। खबर है कि शाह ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुलाई गई एक बैठक में प्रदेश सरकार के 3 मंत्रियों से जवाब तलब किया था। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी प्रदेश में चुनावी समर को एक तरफा बनाने की कोशिश में जुटी है।